भारत माता की। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद लेने स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए एक साथ उत्साह से कहे, मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका दमन की इस सुंदर धरा पर। प्रेम और आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए, आपको अनन्य भेंट सौगात प्रदान करने के लिए स्वयं पधारे हैं हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी। साथ ही हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी का। साथ में स्वागत है माननीय सांसद महोदया, माननीय निर्वाचित प्रतिनिधिगण एवं सभी मंचस्थ महानुभावों का। अतिथि देवो भव के भाव के साथ अब बेला है संघ प्रदेश में हमारे राष्ट्र नायक श्री मोदी जी के स्वागत की। सर्वप्रथम मैं अत्यंत आदर के साथ विनती करती हूं हमारे संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप के ऊर्जावान माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी को कि वे आगे आएं और संघ प्रदेश की समस्त जनता की ओर से माननीय मोदी साहब का स्वागत करें। ऊष्मा के साथ स्वागत हो रहा है, आइए हम भी तालियां बजाएं। बहुत बहुत स्वागत है इस धन्य धरा पर माननीय नरेंद्र मोदी साहब का। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय सांसद महोदया श्रीमती कलाबेन डेलकर को कि वे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का आदर पूर्वक स्वागत करें। स्वागत की इसी बेला में मैं आमंत्रित करती हूं दमन और दीव के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को कि वे पधारे और देश के प्रधान सेवक का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आपकी तालियां बजनी चाहिए। धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं दादरा एवं नगर हवेली के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को। आपकी जोरदार तालियों के बीच वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। ये आपके ही प्रतिनिधि हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूं दमन दीव के निर्वाचित म्युनिसिपल काउंसिलर्स को कि वे पधारें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऊष्मा के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का इस धरा पर। धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं दादरा एवं नगर हवेली के निर्वाचित म्युनिसिपल काउंसिलर्स को हमारे नगर निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा आदरपूर्ण स्वागत होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सभी का प्रेम और आशीर्वाद स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आइए तालियों की गूंज के साथ हम भी स्वागत में जुड़े। धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं दमन दीव के निर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत को वे पधारें और माननीय प्रधानमंत्री जी का इस भूमि पर पुनः स्वागत करें।
बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूं दादरा एवं नगर हवेली के निर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत को कि वे पधारे और हमारे ग्रामीण अंचलों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री का बहुत बहुत स्वागत करें। इस धन्य धरा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, हमारे लिए भी एक गौरव की क्षण है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूं बीजेपी संघ प्रदेश के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के वरिष्ठ प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका, धन्यवाद। अडिग आस्था का प्रतीक त्रिशूल डमरू से स्वागत हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूं हमारे बंगाली समुदाय के प्रतिनिधियों को, वे बंगाल की विशेषता झालमुड़ी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अनुपम वांगी, झालमुड़ी से स्वागत हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद। और अंत में मैं पूरे आदर के साथ आमंत्रित करती हूं हमारे असमिया समुदाय के प्रतिनिधियों को कि वे आगे आएं और दमन की इस धरा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत हो रहा है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। આજનો આ અવસર જ્યારે આપણા સંઘ પ્રદેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય, પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિનો મહા ઉત્સવ છે, ત્યારે હું ખૂબ જ આદરપૂર્વક આમંત્રિત કરું છું દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ તેમજ લક્ષદ્વીપના માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ્લ પટેલજીને કે તેઓ પોતાના સ્વાગત પ્રવચન દ્વારા સૌનું શબ્દોથી સ્વાગત કરવા પધારશો। આવો તાળીઓના નાદ સાથે તેઓને આવકારીએ। भारत माता की। ढीलू ढीलू ना चले भाई, साहेब आव्या छे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। આજના આ ઐતિહાસિક અવસરે આપણા સૌના લાડીલા અને પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ વિસ્તારના સાંસદ બેન કલાબેન, સંઘ પ્રદેશની ત્રણેય જિલ્લા પંચાયતના સૌ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ, નગરપાલિકાના સૌ જનપ્રતિનિધિઓ, ગ્રામ પંચાયતના સૌ સરપંચ મિત્રો, સદસ્ય મિત્રો, વિશાળ સંખ્યામાં પધારેલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે આપ જ્યારે છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ઉત્સવ જેવો માહોલ પ્રદેશમાં હતો, એવા આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આપણા યશસ્વી, લોકપ્રિય અને આપણા સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત, જનહિતેશી પ્રધાન સેવક પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું આ પ્રદેશની પાવન ધરા પર 8મી વખત પધારવા બદલ આવડો ટચુકડો પ્રદેશ અને પ્રધાનમંત્રીશ્રીની કૃપા, આશીર્વાદ 8 વખત સાહેબ અહીંયા પધાર્યા છે। હું આ પ્રદેશના લોકો વતી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વંદન અભિનંદન કરું છું અને સ્વાગત કરું છું। પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું અહીં પધારવું એ માત્ર એક કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ વિકાસ અને સપનાઓની ભવ્ય ઉત્સવ છે।
એક સક્ષમ વૈશ્વિક નેતા તરીકે વિશ્વભરમાં દેશનું ગૌરવ, પ્રતિષ્ઠા અભૂતપૂર્વ ઊંચાઈ પર પહોંચાડીને તેઓ ભારતને વૈશ્વિક ઓળખ બનાવી છે. આઝાદ ભારતના ઇતિહાસમાં આ એક બહુ જ મહત્વપૂર્ણ બાબત છે. આઝાદ ભારતના ઇતિહાસમાં હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ તરીકે સતત 25 વર્ષ સુધી રાષ્ટ્ર સેવા અને સમાજ સેવામાં સમર્પિત અને સાથે સાથે પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા સર્જી છે. આજ દિન સુધી હેડ ઓફ ગવર્મેન્ટ તરીકે 25 વર્ષ સુધી દેશની આઝાદી પછી કોઈએ સેવાઓ આપી નથી. આનું સંપૂર્ણ શ્રેય આપના આશીર્વાદથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને જાય છે. સતત 25 વર્ષ મિત્રો કેટલો મોટો લાંબો કાર્યકાળ છે. સરકારી નોકરી હોય તો સીએલ લઈએ, ઈએલ લઈએ, મેડિકલ લીવ લઈએ, અરે કશું ના મળે તો એલડબ્લ્યુપી કરીએ. 25 વર્ષના લગાતાર કાર્યકાળમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ક્યારે આરામ નથી કર્યો, ક્યારે રજા નથી લીધી. કઠોર પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા સર્જી છે. મિત્રો, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના ભગીરથ પ્રયાસના પરિણામ સ્વરૂપ દેશના 25 કરોડથી વધુ લોકોને ગરીબીની રેખામાંથી બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી છે. આ એક અભૂતપૂર્વ પરિણામ છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને ગરીબોના બેલી તરીકે સંબોધન કરીએ તો કશું જ ખોટું નથી. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ગરીબોની વિશેષ ચિંતા કરી છે. ગરીબ પરિવારોના માથે જ્યારે છત નહોતી, કાચા મકાન હતા, એવા વખતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કાચાથી પાકા મકાન આપી અને છત પૂરી પાડી છે. ગરીબોની ચિંતા કરી છે. છેવાડાના માનવીની ચિંતા કરી છે. જેના માટે બેંક એક સપનું હતું, બેંકમાં ખાતા નહોતા, તેવાઓ માટે ઝીરો બેલેન્સથી કરોડો બેંક બેલેન્સ, કરોડો ખાતા ખોલવામાં આવ્યા. આપણે જેને મોદી કેર, પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના જેને કહીએ છીએ, ઇટ ઇઝ પોપ્યુલર ઇન ધ નેમ ઓફ મોદી કેર. મોદી કેર યોજના મારફતે મફત સારવાર અને શ્રેષ્ઠ સારવારની ખાતરી આપીને ગરીબોની ચિંતા દૂર કરી. દેશમાં સ્વચ્છતાની એક નવી ક્રાંતિની શરૂઆત કરી અને આપણા સૌના સંસ્કારમાં પરિવર્તિત કરી. 80 કરોડ લોકોને મફત અનાજ પૂરું પાડ્યું છે. કરોડો લોકોને ધુમાડામાંથી મુક્ત કરી ગેસના બાટલા આપ્યા છે. આવા ગરીબોના બેલી એવા આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીને હૃદયથી વંદન કરી અભિનંદન કરું છું. વધુમાં વર્ષોથી એવા ઘણા કામ હતા કે જે કામો લગભગ અશક્ય હતા. એવા અશક્ય જેને માનવામાં આવતા કામોને આજે હકીકત બની છે. દાખલા તરીકે અયોધ્યામાં પ્રભુ રામનું ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણની વાત હોય, બંધારણની કલમ 370ની નાબૂદીની વાત હોય, ટ્રિપલ તલાકથી મુસ્લિમ બહેનોને મુક્તિ આપવાની વાત હોય, આ બધું જ આપણા સૌની ભાવનાઓને અનુરૂપ સાકાર થયું. મિત્રો, એટલું જ નહીં, દુશ્મન દેશના ઘરમાં ઘૂસીને કરેલ ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા આખી દુનિયાને ભારતના સામર્થ્યનો અને ભારતની ક્ષમતાનો અનુભવ કરાવ્યો. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ છેલ્લા એક દશકમાં નેક્સ્ટ જનરેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કરેલ છે, જેના લીધે દેશમાં એરપોર્ટની સંખ્યા હોય, આઈઆઈટીની સંખ્યા હોય, આઈઆઈએમની સંખ્યા હોય, મેડિકલ કોલેજની સંખ્યા, મેડિકલ કોલેજને વધારો કરવાનો હોય, આ બધી જ બાબતોમાં અભૂતપૂર્વ વધારો કરી દેશના યુવાનો માટે એક વિશેષ ચિંતા કરી. આજે ડિજિટલ ક્રાંતિના કારણે દેશ સશક્ત થયો છે. વહીવટી પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી અને પારદર્શક બની છે. એક સમયે મોટાભાગે બધું જ આપણા ત્યાં ઇમ્પોર્ટ થતું હતું, આજે એક્સપોર્ટ કરતો દેશ થઈ ગયો. એનું સંપૂર્ણ શ્રેય
આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને જાય છે, એમ કહું તો કશું ખોટું નથી. આ તમારા હાથમાં જે મોબાઈલ છે, અત્યારે ઉદાહરણ તરીકે એમ કહી શકાય કે સૌથી વધુ મોબાઈલ ઉત્પાદન કરવામાં કોઈ દેશનું નામ આવતું હોય આપણો દેશ છે. સૌથી વધુ મોબાઈલનું ઉત્પાદન આપણે કરીએ છીએ. મૂન મિશન હોય, ક્વોન્ટમ મિશન હોય, ગગનયાન હોય, આવા પ્રોજેક્ટથી અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે વિકાસની હરણફાળ આપણે ભરી છે. આ સાથે જ નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ દ્વારા મહિલાઓનું રાજકીય સશક્તિકરણ કરી સત્તામાં ભાગીદાર બનાવવાનો પ્રચંડ સંકલ્પ પણ સાકાર કરેલ છે. આપ સૌએ આજે જોયું હશે સાહેબના સ્વાગતમાં અધિકાંશ માત્ર મહિલા નારી શક્તિને જ આપણે મહત્વ આપી અને એમના દ્વારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરાવ્યું. મિત્રો, ઇતિહાસથી હું ને તમે સૌ વાકેફ છીએ. વિક્રમ સંવતની વાત છે. આપણે ઇતિહાસના પાને વાંચ્યું છે કે રાજા વિક્રમાદિત્ય ન્યાયપ્રિયતા, પ્રજાવત્સલતા અને પરદુખ ભંજન તરીકે એમની એક પોતાની વિશેષ છબી હતી. એ આપણે ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ. પણ મિત્રો, આપણે સૌએ પ્રત્યક્ષ રૂપે રાજા વિક્રમાદિત્યને મળવાનો, એમને જોવાનો, નિહાળવાનો કે અનુભવવાનો અવસર નથી મળ્યો. પરંતુ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની ગરીબો પ્રત્યેની સંવેદના, સાધારણ માનવીના દુઃખમાં ભાગીદાર બનવાની મનોવૃત્તિ અને પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો દ્વારા કરવાની રુચિ આપણે સૌએ અનુભવી છે. આ અનુભવના આધારે હું દ્રઢપણે કહી શકું કે આપણા લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી પરદુખ ભંજન છે, પરદુખ ભંજન છે, પરદુખ ભંજન છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીમાં રાજા વિક્રમાદિત્યની ફોટોકોપી દેખાય છે. એમ કહું તો જરાય ખોટું નથી. જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન સમાજ સેવા અને રાષ્ટ્ર સેવા માટે સમર્પિત કર્યું છે. અને એટલે જ સમગ્ર દેશના નાગરિકોએ પ્રધાનમંત્રીશ્રીમાં અતૂટ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે. મિત્રો, ઉદાહરણ આપણી સૌની સમક્ષ લક્ષદ્વીપમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ માત્ર એક ડૂબકી લગાવી જે વખતે માત્ર 3000 જેટલા ટુરિસ્ટ હતા. આટલા ટૂંકા ગાળામાં વર્ષના 6 મહિના તો ત્યાં જવું મુશ્કેલ હોય છે ચોમાસાના કારણે દરિયા વચ્ચે. તો પણ એ 3000માંથી 1,30,000 જેટલા ટુરિસ્ટ માત્ર એક ડૂબકી લગાવવાના આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આટલા એક નાનકડા પ્રયાસથી આ પરિણામ મળ્યું છે. મિત્રો, કોરોના જેવા કપરા સમયમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જે કંઈ આહવાન કર્યું તે આહવાનને સૌએ એક અવાજે ઝીલી લીધું છે. વર્તમાનમાં પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધની સ્થિતિમાં તેલ બચાવો અભિયાનને સમગ્ર દેશની જનતાએ પોતાની નૈતિક ફરજ અને અંગત જવાબદારી સમજી અમલ કરવાનો નિષ્ઠાપૂર્વકનો પ્રયાસ કરી પૂરો સાથ અને સહયોગ આપેલ છે. આ અનુભવોને જોતા એવું લાગે છે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું વ્યક્તિત્વ પારસમણી જેવું છે. પારસમણી એટલે ખબર છે, જ્યાં ટચ કરો તો એનું સોનું થઈ જાય, મતલબ એનું મૂલ્યવર્ધન થાય. આવું એમનું વિરાટ અને વ્યક્તિત્વ છે. પહેલાના સમયમાં યોજનાઓ બનતી હતી, પણ કેટલી સાકાર થતી તે મને બહુ ખબર નથી. એ પ્રશ્નાર્થ હતો, આપ સૌના મનમાં પ્રશ્નાર્થ હતો. મિત્રો, આ વાતથી આપણો સંઘ પ્રદેશ પણ ભાગ્યશાળી છે, જેમના આશીર્વાદથી આજે આપણા સંઘ પ્રદેશની દશા અને દિશા બંને બદલાઈ ગયા છે. અને તેમની અટલ ઈચ્છા શક્તિ તથા રાષ્ટ્ર પ્રથમની દિવ્ય ભાવનાએ સમગ્ર પ્રદેશની કાયા પલટ કરી છે. આ આપ સૌની સામે જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે. આ ટચુકડા સંઘ પ્રદેશ ઉપર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના આશીર્વાદથી છેલ્લા 10 વર્ષથી અવિરત આશીર્વાદ વરસી રહ્યા છે. અને આજે આપણો સંઘ પ્રદેશ પશ્ચિમ ભારતમાં અવસરોનો ગેટવે બનીને ઉભરી રહ્યો છે. સંઘ પ્રદેશના લાખો નાગરિકો વતી હું નૂતન ભારતના નિર્માણ માટે અસંભવ સપનાઓને જમીની સ્તરે
સાકાર કરનાર આપણા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું એકવાર ફરીથી સંઘ પ્રદેશની આ પુનિત પાવન ધરા ઉપર હૃદયના ઊંડાણથી સ્વાગત કરું છું, વંદન કરું છું, અભિનંદન કરું છું. મિત્રો, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આ પ્રદેશ ઉપર અસીમ કૃપા કરી છે. એવી કોઈ બાબત નથી. હેલ્થ કેર હોય, એજ્યુકેશન હોય, ટુરિઝમ હોય, ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, લેબર એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય, બધી જ બાબતમાં એમની ડરે આપણા ઉપર અસીમ કૃપા કરી છે. મારી આપને એક નમ્ર વિનંતી છે, સમગ્ર પંડાલમાં બેઠેલા લોકોને પોતાના મોબાઈલની ટોર્ચ ચાલુ કરી પોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ મારી સાથે જયઘોષ કરી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરીશું. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, માતરમ માતરમ, માતરમ માતરમ. આભાર, ધન્યવાદ. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रशासक महोदय, आपके ऊष्मापूर्ण स्वागत संबोधन के लिए. देवियों और सज्जनों, आज हम समय के उस गौरवशाली मोड़ पर खड़े हैं जहां प्रगति का सच्चा मूल्यांकन राष्ट्र के अंतिम छोर पर बैठे नागरिक के जीवन में आए संतोष और सुगमता से तय हो रहा है. और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमारे दो संघ प्रदेशों दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा लक्षद्वीप के लिए 3,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 60 दूरगामी परियोजना का शिलान्यास हो रहा है. जहां समंदर प्रगति की गाथा गाता है, उसी पावन धरा पर अब सपनों को मिलेगा नया आसमान. मैं जब भी यहां आता हूं, मन आनंद से भर जाता है. दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की विकास यात्रा को देखना भी मेरे लिए बहुत ही सुखद होता है. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से और प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के अडिग संकल्पों से आज कुल 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली 56 महापरियोजनाओं का उपहार संघ प्रदेश के जन जन को समर्पित किया जा रहा है. शिलान्यास, भविष्य की बुलंद आधारशिला. दमन में 359 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला आइकॉनिक ब्रिज अपने ग्लास डेक और व्यूइंग डेक के साथ पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगा. स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत देवका के नमो पथ पर बन रहा भव्य कन्वेंशन सेंटर, जिससे दमन कॉर्पोरेट और माइस टूरिज्म का ग्लोबल हब बनेगा. शिक्षा के क्षेत्र में 225 करोड़ रुपए का NIFT कैंपस युवाओं के हुनर को नई दिशा देगा. दादरा एवं नगर हवेली में 605 करोड़ रुपए की लागत से 7 ग्राम पंचायतों में 92 किलोमीटर लंबी आधुनिक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. लोकार्पण, दमन में 877 करोड़ रुपए की सौगात. स्वास्थ्य सेवाओं में एक नए युग का उदय करते हुए अब जन जन के लिए समर्पित है अत्याधुनिक नमो हॉस्पिटल दमन. 300 से अधिक बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर्स और ICU हैं. नमो एयरपोर्ट, दमन का नया टर्मिनल अब दिल्ली, मुंबई, गोवा और अहमदाबाद से सीधे जुड़ रहा है. ये एयरपोर्ट भविष्य में एयरबस 320 जैसे विशालकाय विमानों के स्वागत के लिए भी पूरी तरह तैयार होने जा रहा है. दीव में शामिल शौर्य का प्रतीक INS खुकरी मेमोरियल, यहाँ की ऐतिहासिक नायडा गुफाओं का नवीनीकरण और श्रद्धालुओं हेतु गंगेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स का भव्य कायाकल्प दीव की आभा में 4 चांद लगा रहा है. दादरा और नगर हवेली में आज 17 नई परियोजनाएं, जिनमें शामिल है भविष्य सवारते 22 नंदघर, नरोली PHC, ट्रांसपोर्ट नगर, रखोली ब्रिज के साथ साथ खड़ोली खानवेल 4 लेन मार्ग, खानवेल खेरडी राज्य राजमार्ग और सामरवर्णी रखोली रोड.
आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया हर एक पत्थर एक समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण की गारंटी है। विकसित भारत की ओर बढ़ता एक और ऐतिहासिक कदम। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सागरमाला स्कीम अंतर्गत 885 करोड़ रुपए की 4 प्रतिष्ठित परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। कड़मत और कल्पेनी द्वीपों के पूर्वी हिस्से में 360 मीटर लंबी और 13 मीटर गहरी डीप वाटर जेटी विकसित की जा रही है, जो इन्हें देश की सबसे लंबी जेटियों में से एक बनाती है। इससे यात्री जहाजों, क्रूज जहाजों, रक्षा जहाजों और बड़े कार्गो कंटेनरों सहित विभिन्न प्रकार के जहाजों को रुकने की सुविधा साल भर मिलेगी, जिससे यात्रियों और कार्गो की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। कदमत और कल्पेनी द्वीपों के पश्चिम हिस्से में बंदरगाह बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास, यात्रियों और कार्गो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोनों द्वीपों में आधुनिक शैलो वाटर जेटी विकसित की जा रही है। इसके अलावा इस परियोजना में द्वीपों में एक स्मार्ट फिश लैंडिंग साइट का विकास भी शामिल है। इस साइट पर नाव पार्किंग, ईंधन और बर्फ संग्रह तथा कोल्ड स्टोरेज के साथ मछली प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस प्रकार बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ इस परियोजना का उद्देश्य लक्षद्वीप के लोगों की आजीविका में सुधार करना भी है। पर्यटन और मत्स्य पालन लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया जा रहा है, वे इन क्षेत्रों में लक्षद्वीप के लोगों के लिए प्रगति, बुनियादी ढांचे के विकास और अभूतपूर्व अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करेंगी। ये नए भारत की सोच है, जहां दूरी चाहे कितनी भी हो, विकास का संकल्प हमेशा मोदी साहब के हृदय के करीब होता है। आइए तालियों के साथ धन्यवाद करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। हमारे युवाओं के भविष्य को संवारने के पावन उद्देश्य के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आज के इस सुअवसर पर 4 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने करकमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर राष्ट्र निर्माण के इस नए सफर के लिए उनको आशीर्वाद दे। मैं सर्वप्रथम नवनियुक्त शिक्षक श्री अनमोल अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूं। अभिनंदन। अब पधारेंगी पटेल तन्वी कुमारी चंदूभाई। अभिनंदन। अब पधारेंगी पटेल सुधाबेन धीरज भाई। अभिनंदन। और अब पधारेंगे श्री हनी। अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवियों और सज्जनों, आज दमन की धरती पर विकास का एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जहां स्वास्थ्य को नई ताकत, संपर्क को नई रफ्तार और जन जन की आकांक्षाओं को नई शक्ति मिल रही है। ये उस संकल्प के सजीव प्रतीक है जिसमें देश का कोई भी भूभाग छोटा नहीं और कोई भी नागरिक दूर नहीं। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर मैं अत्यंत आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके विशेष उद्बोधन के लिए। आइए तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरी सहयोगी कलाबेन डेलकर,
दमन म्युनिसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट दीपिका टंडेल जी, दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष धर्म बाबू पटेल, सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष सोमनाथ देवरे जी, दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के अध्यक्ष निशा भावसार जी, दीव म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष हरेश कापड़िया जी, दीव जिला पंचायत के अध्यक्ष कोटिया रंजीताबेन और यहां इतनी विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जैसे यहां इकट्ठे हुए हैं, वैसे ही लक्षद्वीप में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज लक्षद्वीप के विकास की भी एक नई शुरुआत, एक नए प्रकल्प जो पूरे लक्षद्वीप के जीवन में एक क्रांतिकारी काम करने वाले हैं, उसके लिए भी कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने कहा था कि ये हमारा दमन तेजी से मिनी इंडिया बन रहा है। और आज मैं देख रहा हूं, बाईं तरफ पूरा बंगाल है और दाहिनी तरफ पूरा आसाम है। दमन मिनी इंडिया का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। यहां की विविधता, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का यहां निवास करना, पूरे भारत की सुंदर सी झलक आपके बीच आकर मिल जाती है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे कई बार दमन और दीव आने का अवसर मिला है। दादरा और नगर हवेली भी आता रहता हूं, और जब मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं था तब तो बहुत बार आता था। लेकिन अब जब मैं यहां आता हूं और यहां के सुशासन को देखकर, गवर्नेंस मॉडल को देखकर बहुत अच्छा लगता है। हर बार मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले क्षेत्र विकास की राह पर मीलों आगे बढ़ गया है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ने दशकों से विकास के सपने देखे थे। जो सपने पहले देखे वो पीढ़ियां तो चली गई, लेकिन आज जो पीढ़ी है वो अपनी आंखों के सामने देख रही है कि उनके माँ बाप, दादा दादी जो सपने देखते थे वो आज सपने पूरे होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज भी यहां कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है।
विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे। इन कामों के पीछे प्रफुल्ल भाई पटेल की दृष्टि, उनकी और उनकी टीम की मेहनत साफ साफ नजर आती है। मैं इसके लिए भी प्रफुल्ल भाई और उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। मैं आप सभी को, लक्षद्वीप के लोगों को, दादरा नगर हवेली के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। मैं तो आज सुबह दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, जो खबर आई है, वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है। और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना विकास हो रहा है, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और हम सब जानते हैं, दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवालिए निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर
ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए विकास जितना जरूरी है, उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट इसी संकल्प को साकार कर रहा है। आज एक और यहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही यहां करीब 1 लाख एक पेड़ मां के नाम 1 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सरकारी इमारतों में 100% 100% सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की उपलब्धि हासिल की है। आज दीव में दिन में जितनी बिजली की डिमांड होती है, वो सोलर पावर से ही पूरी हो रही है। और हमें तो इसे और आगे लेकर जाना है। घरों में भी सोलर ऊर्जा से बिजली मिले, यही नहीं अतिरिक्त बिजली से परिवार की आय भी हो, इसके लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगा की पहल शुरू हुई है। मैं इन उपलब्धियों के लिए भी आप सबकी सराहना करता हूं। साथियों, साथ साथ मुझे ये भी बताया गया है, दमन के लोग इन दिनों यहां स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। ये दिखाता है कि स्वच्छता किस तरह दमन के जनजीवन में संस्कार बन चुका है। और ये संस्कार स्वच्छता में नजर आ रहे हैं। मैं इस जन भागीदारी के आपके प्रयासों के लिए दमन के लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव ये संघ शासित प्रदेश होने के साथ ही भारत की पहचान और विरासत भी है। इसलिए इसके विकास के लिए हमारे लक्ष्य भी साधारण नहीं है। मुझे याद है, जब मैं पिछले साल सिलवासा आया था, तब मैंने आपको सिंगापुर का उदाहरण दिया था। मैंने कहा था कि एक समय सिंगापुर मछुआरों का छोटा सा गांव था, लेकिन सिंगापुर के लोगों ने एक सपना देखा, वहां के लोगों ने बड़ा लक्ष्य तय किया और आज वही सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका है। आज दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव भी वही सपना देख रहे हैं। ये नमो एयरपोर्ट, दमनगंगा नदी पर बनने वाला आइकॉनिक ब्रिज, बीच फ्रंट, उस पर बनने वाला कन्वेंशन सेंटर, ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम भविष्य के बड़े नए संकल्पों की नींव रख रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के जरिए आप लोगों की आवाजाही आसान होगी, यहां बिजनेस के लिए नई संभावनाएं बनेगी।
दमन के दोनों किनारों पर विकास की गति और तेज होगी। साथियों, यहां हॉस्पिटैलिटी इकोनॉमी से जुड़े अवसर बढ़ेंगे और साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर जैसी सुविधा से व्यापार लॉजिस्टिक को भी नई गति मिलेगी। साथियों, इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के लिए हमने जो विजन तैयार किया है, वो विजन भी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत से ही साकार होगा। इसलिए लक्षद्वीप के कल्पेनी और कदमत द्वीपों में भी आज ही आधुनिक पोर्ट की आधारशिला रखी जा रही है। ये सभी प्रयास ब्लू इकोनॉमी में देश की ताकत को बढ़ाएंगे और जैसा मैंने कहा, ये लक्षद्वीप का भाग्य बदलने वाले इनिशिएटिव है। साथियों, भाजपा की सरकार में, एनडीए की हमारी सरकार में हमारे लिए विकास की पहली कसौटी है गरीब, वंचित, आदिवासी और मिडिल क्लास के जीवन में बदलाव। इसके लिए हेल्थ सेक्टर हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। बीते वर्षों में देश हेल्थ केयर के लिए होलिस्टिक विजन लेकर आगे बढ़ा। हमने इलाज से जुड़ी हर चिंता का समाधान किया है। आज गरीब से गरीब के पास भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। उनके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा है। बीमारी की समय से जांच हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की व्यवस्था है। जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। ये सुविधाएं और बेहतर हो और आधुनिक हो, इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए आज स्वास्थ्य सेवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। साथियों, आयुष्मान कार्ड और जन औषधि केंद्रों से ही गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार की नीतियों का बहुत लाभ इस क्षेत्र के लोगों को भी हुआ है। एक समय यहां इलाज की अच्छी सुविधाओं का भी अभाव था। यहां मेडिकल कॉलेज तक नहीं था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज भी है और में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। सिलवासा का नमो हॉस्पिटल पिछले साल से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। आज दमन में भी नमो हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों को भी अब और बेहतर हेल्थ केयर का लाभ मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार कैसे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चल रही है, इसका एक प्रमाण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नतीजों में भी मिलता है। एक समय भारत में ज्यादातर बच्चों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं होती थी। आज देश में 90% से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिसके कारण माता मृत्यु या नवजात के मृत्यु में बहुत बड़ा रुकावट आई है। मिशन इंद्रधनुष की वजह से बच्चों के टीकाकरण के क्षेत्र में भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2014 से पहले केवल 60% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 90% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया। 2014 से पहले 30% से भी कम परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए थे। आज आयुष्मान भारत उन आंकड़ों को भी बदल दिया है। अब 60% से अधिक परिवारों को ये सुरक्षा मिल रही है। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के इन प्रयासों का लाभ अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला है तो मेरे देश की नारी शक्ति है। साथियों, पहले इस क्षेत्र के युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ता था,
लेकिन आज यहां नेशनल लेवल के एक नहीं कई इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। पिछले वर्षों में यहां स्कूलों की नई बिल्डिंग्स बनी है, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम भी बने हैं। 40,000 से अधिक विद्यार्थियों को इनका लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि केंद्र शासित प्रदेश धीरे धीरे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आ रहा है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशन हब जैसे कई निर्माण यहां हो रहे हैं। भाइयों बहनों, इस शिक्षा क्रांति में हमारी बेटियां पीछे न रहे, ये भी हमारा संकल्प है। इसके लिए कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सरस्वती साइकिल स्कीम, सरस्वती विद्या योजना यहां की बेटियों को बहुत मदद कर रही है। साथियों, आज भारत की कोशिश है कि देश के युवाओं को डिग्री के साथ ही सही दिशा भी मिले, उन्हें ऐसा एक्सपोजर मिले जो लोकल टैलेंट को ग्लोबल अवसरों से जोड़े। डिजाइन, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन, आईटी, ड्रोन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारी आज की तैयारी भारत की वर्कफोर्स को मजबूत बनाएगी। इसलिए प्रोफेशनल संस्थानों का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज निफ्ट के 18वें कैंपस की आधारशिला रखी गई है। ये संस्थान यहां के युवाओं को ग्लोबल एक्सपोजर से जोड़ेगा। आईटीआई दमन में ड्रोन टेक्नीशियन जैसे नए कोर्सेज भी शुरू हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इनसे जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी लाभ युवाओं को मिल रहा है। साथियों, देश में खेलों को भी नई सोच के साथ आगे बढ़ाया गया। हमारे खेल अब केवल बड़े शहरों या बड़े स्टेडियमों तक सीमित नहीं है। खेलो इंडिया जैसे प्रयासों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच दिया है। इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में नेशनल लेवल पर खेल के जगत में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं और इसका भी लाभ इस क्षेत्र को हुआ है। दीव आज बीच स्पोर्ट्स का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। गोगला बीच पर हुए बीच गेम्स ने देश का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा है। आज यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हो रहा है। खानवेल में फुटबॉल सेंटर और दमन में वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर यहां खेल संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज देश का बहुत बड़ा फोकस टूरिज्म पर भी है। हमारा प्रयास है कि टूरिज्म से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले, छोटे छोटे स्थानों को भी बड़े बड़े अवसरों के साथ जोड़ा जा सके। देखो अपना देश जैसे प्रयासों ने लोगों को देश की विविधता के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया है। आज भारत में हेरिटेज टूरिज्म, बीच टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इन सेक्टर्स को नई ऊर्जा मिल रही है। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में तो पर्यटन भी इतनी असीम संभावनाओं वाला एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत वरदान मिला है। इसलिए पर्यटन को लेकर देश ने जिन नीतियों पर काम किया है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। 2021 में यहां करीब 6 लाख टूरिस्ट आए थे। 2025 में यह संख्या बढ़कर लगभग 50 लाख तक पहुंच गई है। यानी कुछ ही वर्षों में टूरिज्म फुटफॉल में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाओं, साफ सुथरे बीच की वजह से संभव हुआ है। दमन नाइट मार्केट, राम सेतु सी फ्रंट, नमोपत सी फ्रंट, नानी दमन फोर्ट, गंगेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऐसे अनेक स्थान आज इस पूरे क्षेत्र की नई पहचान बन रहे हैं। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इसके सपनों को पूरा करने के लिए हमें यहां की औद्योगिक ताकत को भी बढ़ाना है। ये भी गर्व की बात है कि यूनियन टेरिटरी ने मैन मेड फाइबर के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। दादरा और नगर हवेली को नेशनल मैन मेड फाइबर कैपिटल के रूप में पहचाना जाता है। प्लास्टिक एक्सपोर्ट में भी ये क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार ने यहां इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज को सपोर्ट देने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। यहां एमएसएमईज और अन्य इंडस्ट्रीज को करोड़ों रुपए से अधिक का आर्थिक सहायता दी गई है।
केंद्र शासित प्रदेश के लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में एक क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनेगा। साथियों, जब विकास के विजन के साथ संवेदनशील गवर्नेंस जुड़ता है तो परिवर्तन तेज गति से जमीन पर उतरता है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में हमारे इन प्रयासों का प्रभाव देखकर संतोष होता है। मुझे इस धरती के लोगों पर पूरा भरोसा है। यहाँ के युवा, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के किसान, यहाँ के कारीगर, श्रमिक और उद्यमी आने वाले वर्षों में इस विकास यात्रा को और आगे ले जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी ओजस्वी वाणी और आज का यह क्षण विकास के इतिहास में अंकित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां इसे अवसर, उपलब्धि और आत्मविश्वास के संगम के रूप में याद करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हृदय से धन्यवाद और कोटिशः धन्यवाद। फिर से पुनः संघ प्रदेश में अवश्य पधारिएगा। एक साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।